सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम यूजीसी नेट JRF यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता का लेक्चर नंबर 10 है मेरी तरफ से। और इसमें हम शिक्षण विधियाँ के कुछ इस 2 लेक्चर में पूर्ण करेंगे, लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11 में। शिक्षण विधियों से यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो 100% है और इससे ज़्यादा भी आ सकता है। यह वीडियो जो है आपको यूजीसी नेट, SLAT, PhD साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ संक्षेप में हम शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षक शिक्षार्थी को जिस ढंग से ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियों एवं योजनाएं शामिल की जाती हैं। दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी शामिल कर ली जाती हैं। कभी कभी लोग जो है युक्ति को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना एक भूल होता है। युक्तियाँ किसी विधि का अंग हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त की जा सकती है, यानी कि एक ही युक्ति को हम अलग अलग विधियों में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया शिक्षण विधियाँ क्या हैं, यानी कि एक ढंग है वो जो टीचर पढ़ाना चाहता है छात्रों को। शिक्षण विधियाँ वर्तमान में 3 प्रकार की हैं। एक है पहली शिक्षक केंद्रित विधि, दूसरी है छात्र केंद्रित विधि, तीसरी है मिश्रित। शिक्षक केंद्रित में क्या शिक्षक ही प्रमुख होता है, छात्र केंद्रित में उसमें छात्र प्रमुख होता है माना गया है, और जो मिश्रित है उसमें छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर प्रमुख होते हैं, दोनों मिलकर टीचिंग करते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले जो प्रमुख विधि है और सबसे पुरानी है व्याख्यान विधि, या जिसको लेक्चर विधि भी बोल देते हैं। उस विधि के जो प्रतिपादक हैं H.E. आर्मस्ट्रांग हैं और यह शिक्षक केंद्रित विधि है। व्याख्यान विधि में से सबसे ट्रेडिशनल या प्राचीन या परंपरागत शिक्षा प्रणाली है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक चली आ रही है और शिक्षा का हालांकि कुछ कमियां हैं तो कुछ गुण भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहले प्राचीन काल में ऋग्वेद काल से लेकर और आज तक सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी शिक्षण विधि का हुआ है। इस विधि में जो है छात्र केंद्रित होता है, यानी छात्र बोलता जाता है, और जो है इसमें जो है शिक्षक केंद्रित विधि है, शिक्षक ही प्रमुख होता है और छात्र इसमें निष्कर्ष होकर सुनते हैं, यानी शिक्षक जो है पढ़ाता रहता है और छात्र सुनते रहते हैं। व्याख्यान विधि के गुण हैं कुछ। व्याख्यान विधि शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त और आकर्षक है। यह विधि में कम समय ज़्यादा शिक्षार्थी को शामिल किया जा सकता है, यानी इसमें क्या बहुत बड़ी संख्या को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें किसी भी विषय की या तो टॉपिक की रूपरेखा बताया जाता है और जिससे आगे सीखने की प्रेरणा मिलती है। चौथा जो इसका गुण है, इसमें समय एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग में लचीलापन मिल जाता है। 5वां गुण है इसका व्याख्यान विधि से छात्रों को नोट बनाने की आदत बन जाती है। 6वां व्याख्यान विधि यह कम खर्चीली है एवं समय कम लेती है। 8वां गुण जो है व्याख्यान विधि में छात्रों को सुनने एवं ध्यान लगाने की आदत बनती है। ये इतने गुण हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये प्रमुख लेकिन यहाँ पर कुछ दोष भी इसके देखे गए हैं। इसमें छात्र निष्क्रिय होकर सुनता है, यानी एक्टिव नहीं रहता, पैसिव हो जाता है। दूसरा इसका जो दोष है, व्याख्यान विधि मानसिक कौशल के लिए ठीक नहीं है, इसको मानसिक कौशल के लिए ठीक नहीं माना गया है। तीसरा है व्याख्यान विधि शिक्षक के लिए नीरस एवं तनावपूर्ण हो सकती है। चौथा इसका जो दोष है या गुण है, निम्न कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, यानी छोटी कक्षाओं के लिए। यह सिर्फ उन कक्षाओं के लिए है जो पहले से उस विषय में जानकारी रखते हैं या पहले से जान चुके हैं। व्याख्यान विधि स्मृति पर आधारित है। व्याख्यान विधि करके सीखने की अवहेलना करती है क्योंकि इसमें करके सीखने वाला सिस्टम नहीं है। व्याख्यान विधि में अधिक समय ध्यान केंद्रित नहीं रखा जा सकता। यह भी जो व्याख्यान विधि का दोष है। तो दोस्तों, यह व्याख्यान विधि थी। अब नंबर 2 पे चलते हैं हम, व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि, जिसको लेक्चर एवं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोला जाता है।
यह विधि भी जो है शिक्षक केंद्रित विधि है और इस विधि के बारे में पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। प्रदर्शन विधि देखो, सुनो और समझो किस सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि जो व्याख्यान के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, इसमें देखो, सुनो और समझो का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन विधि में बहु इंद्रिय शिक्षण विधि कहलाती है, यानी कि इसमें सभी इंद्रियां जो हैं एक्टिव हो जाती हैं और इसको जो है इस कारण से इसको बहु ज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि भी कहा जाता है। इसमें जो छात्रों के सामने शिक्षक के द्वारा कुछ क्रिया करके दिखाना एवं साथ साथ बताकर शिक्षण देने को शिक्षण एवं प्रदर्शन विधि कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट है व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि के बीच बीच में छात्रों का सहयोग भी लिया जाता है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति में प्रक्रिया में जो छात्रों को अधिक ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील हो जाती है, यानी कि जब ये इस विधि का प्रयोग लेक्चर के साथ डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, कुछ छात्रों को इसमें पार्टिसिपेट कर लिया जाता है और वह इस तरह क्रियाशील रहते हैं, इसलिए इसको ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील विधि भी कहा गया है। इसके कुछ दोष हैं। इसके दोष क्या हैं? व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि छात्रों के अनुकूल विधि नहीं मानी गई है, क्योंकि इसमें जो भी करता है लेक्चर भी वही देता है और उसमें ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत कम पार्टिसिपेट छात्रों को होता है, इसलिए यह विधि अनुकूल नहीं मानी गई है। प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित विधि या अध्यापक केंद्रित विधि मानी गई है। तीसरा जो इसका दोष है, प्रदर्शन विधि में छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि जो भी कार्य करना होता है या डेमोन्स्ट्रेशन बनाना होता है वह खुद टीचर बनाता है। और चौथा है छात्रों में प्रयोगशाला संबंधी कौशल का विकास नहीं हो पाता। इस विधि के दोष थे ये निम्नलिखित। अभी इसके कुछ गुण भी हैं। इस विधि में मनोशारीरिक विकास की पहल की जा सकती है, यानी मनोशारीरिक विकास की पहल इस विधि में हो जाती है या छात्रों में मनोशारीरिक विकास इस विधि से विकसित होता है। दूसरा, इस विधि से छात्रों की रचनात्मक बात जिज्ञासा को संतुष्टि मिलती है। इस विधि के द्वारा शुद्ध अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। और 4 नंबर है प्रदर्शन विधि अधिक मनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है, क्योंकि इस विधि में छात्र वस्तु को स्वयं देखते हैं तथा अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ये इस विधि के व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि के गुण थे। अब तीसरी विधि जो है इस पर बात करते हैं। तीसरी विधि है दल शिक्षण विधि, या जिसको टीम टीचिंग कहते हैं, यानी कि इसमें क्या 3 से 4, 4 से 5 या एक टीम होती है शिक्षक की या टीचर्स की, वह जो है शिक्षण कराते हैं। और इस विधि को जो है इसलिए दल शिक्षण विधि या टीम टीचिंग कहते हैं। विधि के जो प्रतिपादक थे मिशिगन एवं हार्वे हैं और यह विधि भी जो है शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। इस विधि का विकास जो है सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध छात्र मिशिगन एंड हार्वे द्वारा किया गया था, यानी कि इस विधि की खोज 1955 में की गई थी। जेपी पुरोहित के अनुसार दल शिक्षण विधि अध्यापन की आधुनिक तकनीकी है। इस विधि में 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर नियमित रूप से किसी कक्षा की अध्यापक संबंधी योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं तथा उसका मूल्यांकन भी करते हैं। टीम टीचिंग के जो गुण हैं, यानी कि दल शिक्षण विधि के गुण हैं कुछ, उनके बारे में बात करते हैं। यह विधि विशेष ज्ञान प्रदान करती है। इसका दूसरा गुण है समय, धन एवं शक्ति का सदुपयोग होता है इसमें, यानी कि मान लिया कुछ आपके पास समय भी है, धन भी है और शक्ति, यानी शक्ति का यहाँ पर टीचर है तो उसका सदुपयोग इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा, छात्रों में अनुशासन भावना का विकास होता है। वो देखते हैं कि जब 4-5 छात्र जो टीचर्स हैं वो मिलकर काम करते हैं और अनुशासन में अपने अपने वर्क को करते हैं, तो इससे अनुशासन भावना का विकास होता है। छात्रों को विभिन्न विषय की आधुनिकता जानकारी प्राप्त होती है। और 5वां है संतुलित सामाजिक विकास संभव है इसमें। टीम टीचिंग के कुछ दोष भी हैं। सबसे पहला दोष इसमें आर्थिक भार अधिक होता है, यानी कि इसमें आर्थिक भार तो पड़ेगा ही, एक टीचर की जगह 4 टीचर हैं और अलग अलग उनको टीचिंग सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। समन्वय करने में कठिनाई होती है। कई बार इसमें समस्या ये आती है 3 या 4 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं, उनमें आपस में समन्वय नहीं हो पाता और अपने को एक दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए उनमें इस तरह की भावना आ जाती है, समन्वय की कमी बन जाती है। तीसरा है दल के सदस्यों में सहयोग की भावना कम हो जाती है और सहयोग की भावना
और चौथा है संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें नहीं हो पाता। यह जो है दल शिक्षण विधि का सबसे बड़ा दोष है। तो यह जो है आपकी टीम टीचिंग था। अब नेक्स्ट जो हमारी विधि है वह है प्रश्नोत्तर विधि। इसको सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात। यह भी जो है शिक्षक केंद्रित विधि है और इसके बारे में पहले संक्षेप से थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान कर दिया। यानी कि जो प्रश्न उत्तर होते हैं एक युक्ति माना गया है, और लेकिन सुकरात ने क्या इसको अब विधि के रूप में प्रस्तुत करके प्रयोग करके इसका महत्व बढ़ा दिया है। इसी से इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके प्रश्नों के आधार पर उसी के प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाया जाता है। काउलर के अनुसार शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। एक जो शिक्षाविद हुए हैं जिनका नाम है काउलर, उन्होंने कहा है शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा ही होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि के कुछ गुणों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हम गुण क्या क्या हैं, पूर्व ज्ञान का पता लगा के आगे आने वाले ज्ञान से इसका संबंध जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो पिछला छात्र का ज्ञान है उस ज्ञान का प्रश्नोत्तर के द्वारा पता लगा के आगे का ज्ञान इससे जोड़ा जाता है। यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे में पढ़े हुए पाठ में कितना ज्ञान अर्जित किया है। बच्चे की समस्याओं को जानना और उसका निवारण करने के लिए भी जो प्रश्नोत्तर विधि है का प्रयोग किया जाता है और इसमें फ़ायदा भी मिलता है। प्रश्न कैसे होने चाहिए, और यह प्रश्न की भाषा स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए जिसमें छात्र प्रश्नों को भली भांति समझ सके। प्रश्नों की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए। और तीसरा है प्रश्न उद्देश्य के साथ साथ संबंधित होने चाहिए। चौथा है प्रश्नोत्तर का क्रम तर्क संगत होना चाहिए। इस विधि का जो प्लेसमेंट होता है छात्र का उसके लिए भी इसको महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि छात्र के उससे प्रश्न पूछ के उसके ज्ञान के बारे में भी तुरंत पता लगाया जा सकता है और इसके ये प्रश्न किस तरह से पूछे इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट विधि हम चलते हैं नेक्स्ट विधि पर, प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के जो प्रतिपादक हैं ड्यूवी, किलपैट्रिक, स्टीवेसन हैं और इस विधि को मिश्रित विधि कहा गया है। ये छात्र और टीचर दोनों को इसमें केंद्रित पर बनाया गया है। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं ड्यूवी, किलपैट्रिक, स्टीवेसन आदि ने सम्मिलित प्रयासों से योजना जिसको प्रोजेक्ट विधि का विकास किया, प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, इसका विकास किया। प्रोजेक्ट विधि की परिभाषा योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं कुछ यहाँ पर दी गई हैं। इस विधि से ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्राय छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उनके द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना का स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट विधि निगात्मक विधि है। इन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। इस जो निगात्मक विधि है इस विधि के प्रतिपादक प्लेटो हैं। निगात्मक विधि में पाठ्य विषय होता है को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं। निगात्मक विधि में छात्र को कोई सामान्य सिद्धांत बता देते हैं, उसकी जांच या पुष्टि करा के अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। यानी कि पहले निगात्मक विधि में सिद्धांत बताते हैं, फिर उसकी जांच के लिए उसको बहुत सारे या एक दो उदाहरण दिया जा सकता है। आगात्मक विधि नेक्स्ट विधि है आगात्मक विधि। इसके प्रतिपादक अरस्तु हैं। आगात्मक विधि से पहले अनेक उदाहरण दे के पहले बहुत सारे उदाहरण दे दिए जाते हैं, उसके बाद छात्रों को कुछ सामान्य नियम निकलवाया जाता है। यह विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, यानी व्याकरण के लिए इसको उपयुक्त माना गया है। फिर नेक्स्ट विधि इसको संश्लेषणात्मक विधि कहा गया है और ये संश्लेषणात्मक विधि है। संश्लेषणात्मक विधि में पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर पहले अंगों का ज्ञान देते हैं तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो इसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे हिंदी पढ़ने में पहले
वर्णमाला सिखाया जाता है, उसके बाद शब्द बनाना सिखाया जाता है या शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। उस तत्पश्चात जो है उसके बाद वाक्य बनाए जाते हैं। इस तरह की, यानी पहले वर्णों को पढ़ाया, फिर शब्द बनवाए, फिर जो है पूरा वाक्य बनाना सीखा। जिस प्रकार बच्चा चलता है, फिर पहली क्लास से वर्ण सीखता है, फिर शब्द सीखता है, वाक्य। तो ये संश्लेषणात्मक विधि है। और विश्लेषणात्मक विधि जो है इस तरह की है, ये इसका उल्टा है, नेक्स्ट विधि है। विश्लेषणात्मक विधि आगात्मक विधि की उल्टी विधि है। इस विधि में पहले वाक्य लिखकर तब शब्द अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाती है, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंश की ओर चलता है। जिस प्रकार मैं एक उदाहरण दूं, जिस प्रकार संश्लेषणात्मक में क्या, पहले अंगों का आपने बता दिया, आँख का काम क्या है, मुंह का काम क्या है, आपके पाचन तंत्र में क्या है, बड़ी आंत का काम क्या है, लीवर का काम क्या है, उसके बाद पूरा एक शरीर है, इस तरह काम करता है। लेकिन विश्लेषणात्मक में क्या है, पहले बताया यह मानव का शरीर है, मानव के शरीर के अंदर जो है एक किडनी है, एक लीवर है, एक हार्ट है, और इनका ये इस तरह का आपस में दोनों का संबंध है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतनी विधि, इससे ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी विधियां हैं। नेक्स्ट विधि जो हम वीडियो देखेंगे उसमें पूरी विधियों के बारे में बात करेंगे जो बची हुई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। दोस्तों ये मेरा वेबसाइट है ldcnetexam.com, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको वहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8825072295 है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।